नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, क्या महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोपी सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पूर्व प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह क्या आरोपों से बच निकलेगा? क्या वो बरी हो जाएगा? लगता तो ऐसा ही है। दिल्ली पुलिस ने जब चार्जशीट फाइल की, उसके बाद से ये खबरें आने लगी कि जो पॉक्सो का केस है, वो केस में दिल्ली पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। एक तरह से जो आरोप लगाए गए वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाए और ये तक कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि जो नाबालिग महिला पहलवान है उसके पिता ने अपने बयान बदल दिए और कोर्ट में 161, 164 के बयान दिए, जिसके बाद जो आरोप लगाए गए वो आरोप उन्होंने वापस ले लिए और कहा कि ये फैब्रिकेटेड चार्जेस थे, ऐसा मीडिया ने पब्लिश किया है। अब सवाल ये उठता है कि देश के नेशनल मीडिया में इतनी बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, तो क्या ये खबरें निराधार हैं? क्या वो मीडिया झूठ बोल रहा है? कुछ लोग कह सकते हैं कि शायद वो मीडिया गलत हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े अखबार हैं, बहुत ही क्रेडिबल न्यूज़पेपर्स हैं जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता। अगर हम उनकी रिपोर्टिंग को सच मान लें तो पॉक्सो का केस क्या ख़त्म हो जाएगा? अगर पॉक्सो का केस ख़त्म हो गया तो बाकी जो 6 पहलवानों के दूसरी एफआईआर में चार्जेस हैं, क्या उसके आधार पे ब्रजभूषण शरण सिंह को सज़ा मिल सकती है? और क्या गारंटी है कि वो केस जो हैं वो आगे सस्टेन कर पाएंगे? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो जो केस था पॉक्सो में, वो केस में फ़ाइनल रिपोर्ट क्यों लगा दी गई? अगर नाबालिग बच्ची या उसके पिता ने झूठ बोला, झूठी एफआईआर कराई, झूठा केस बनाया, झूठे आरोप लगाए, तो क्या परजुरी का केस नहीं बनता? आईपीसी और सीआरपीसी दोनों में ही ये प्रावधान है कि अगर आप झूठा मामला लगाते हैं, झूठी रिपोर्ट करते हैं, तो आपके ऊपर भी केस चलता है। लेकिन यहाँ पर शायद बात दबाव की है, क्योंकि जो हिंदुस्तान टाइम्स में रिपोर्ट छपी है जिसमें उस नाबालिग महिला रेसलर के पिता का इंटरव्यू है, उसमें वो कह रहे हैं कि उन पर बहुत दबाव था। वो दबाव ब्रजभूषण शरण सिंह के या उसके लोगों की तरफ से नहीं था, बल्कि उनके करीबी लोगों से था, उनके परिवार के लोगों से था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पिता और अपने भाई का भी उल्लेख किया है उस दबाव के रेफरेंस में। हालांकि 1 दशक से ज़्यादा हो गया जब वो अलग हैं, और ये तक कहा गया कि उन्होंने ये दबाव भी बनाया, पैसे ले लो और ये केस वापस कर लो। जीना मुश्किल हो गया, ज़िंदगी मैस बन गई, नरक बन गई, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो रांची वाला एपिसोड था, जो एफआईआर पॉक्सो के अंदर जो एफआईआर हुई है नाबालिग महिला पहलवान के द्वारा, उसके पिता के द्वारा, उसमें जो रांची वाला केस या उसके आरोप लगाए गए हैं वो एकदम सही हैं। तो अगर वो आरोप सही हैं तो मैं समझता हूँ कि ब्रजभूषण शरण सिंह का बचना बहुत मुश्किल है इस केस में। भले ही पुलिस ने अपनी तरफ से फाइनल रिपोर्ट लगा दी हो, वो दबाव में लगाई या उनको निष्पक्ष जांच करके लगाई, ये तो बात की बात है। मामला अब कोर्ट में जाएगा, हियरिंग में जब जाएगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वो लड़की जो महिला पहलवान है नाबालिग, वो नाबालिग नहीं, वो बालिग है, ऐसा कहा जा रहा है। और जब ये केस हुआ 2022 का रांची का जो एपिसोड, अगर हम उसकी बात भी मान लें तो वो उस समय कह रहे हैं नाबालिग है, लेकिन अलग अलग एज सर्टिफिकेट्स होंगे, तो कोर्ट में क्या वो मान्य होंगे? तो उसके लिए तो ऑसिफिकेशन टेस्ट होता है और भी चीज़ें होती हैं। तो मैं समझता हूँ उसके बारे में भी मैं डिटेल में चर्चा करूँगा आपको। लेकिन इस बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पोस्ट किया है साक्षी मलिक और जो पहलवान उनके हस्बैंड हैं सत्यव्रत कादिया ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने
राजनीति के तहत ये आरोप लगाए हैं, क्योंकि उसने भारतीय महिला जबकि यौन शोषण किया है। साक्षी मलिक और सत्यव्रत कादियां कह रहे हैं कि ये राजनीति के तहत आरोप नहीं है, बल्कि ये महिला पहलवानों की इज्जत का सवाल है। और अगर ये राजनीति से प्रेरित होते, दीपेंद्र हुड्डा का नाम जिसमें लिया जा रहा है कि उनके बिहाफ पे ये इल्ज़ाम लगाए गए, आरोप लगाए गए, तो कहते हैं कि ये परमिशन जो जंतर मंतर पे बैठने की थी, धरना की परमिशन थी, ये तो बीजेपी के 2 लीडर्स ने दी। और वो लीडर्स कौन हैं? वो कहते हैं ये लीडर तीरथ और बबीता फोगाट हैं, जो कि बीजेपी की लीडर हैं। अब तीरथ राणा और बबीता फोगाट, मैं इस वीडियो के बारे में भी विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन बबीता फोगाट ने जो सबूत के तौर पे जो लेटर दिखाया साक्षी मलिक और उनके हस्बैंड सत्यव्रत कादियां ने, उसके बारे में बबीता फोगाट ने एक ट्वीट किया और जिसमें कहा कि वो मेरे सिग्नेचर दिखा दें। लेकिन तीरथ राणा से मैंने खुद बात की और तीरथ राणा ये कहते हैं कि मैं कल भी महिला पहलवानों के साथ था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। वो लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जब मैंने उनसे स्पेशली पूछा फ़ोन पर कि तीरथ राणा जी, क्या जो सिग्नेचर हैं उस लेटर में जिसमें जंतर मंतर पे बैठने की परमिशन मांगी गई है, क्या वो आपके हैं? तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि वो सिग्नेचर मेरे हैं या नहीं हैं, ये तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं पहलवानों की इस न्याय की लड़ाई में उनके साथ था और आगे भी रहूंगा, ये उन्होंने कहा। अब जो वीडियो पोस्ट किया है साक्षी मलिक और उनके हस्बैंड ने, उसमें वो कह रहे हैं कि इस हद तक दबाव है कि उन्हीं के ऊपर, जो कि विक्टिम हैं, उन्हीं के ऊपर आरोप लग रहे हैं। इतना दबाव बनाया जा रहा है कि न्याय नहीं मिला। ऊपर से संसद का उद्घाटन जिस दिन होने वाला था नई बिल्डिंग का, उस दिन उनको बुरी तरह घसीटा गया दिल्ली पुलिस प्रशासन के द्वारा। वो कहते हैं हमारी लड़ाई किसी भी कीमत पर सरकार के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई तो, न्याय की जो लड़ाई है, वो तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, अब तो वो पूर्व प्रेसिडेंट कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है, जिन्होंने तथाकथित तौर पे महिला पहलवानों का यौन शोषण किया है, जो आरोप है। तो अब अगर वो ये कह रहे हैं कि सरकार के साथ लड़ाई नहीं है, तो वो ये भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो अमित शाह जी से मिले थे, क्योंकि वो मिलना चाहते थे और ये उनको कहा गया कि आप अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं, तो इसलिए वो मिले। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये उनको भी नहीं पता था कि उस दिन संसद का उद्घाटन होने वाला है। यानी कि वो इस बात को साफ डिनाई कर रहे हैं, दोनों लोग, हस्बैंड वाइफ रेसलर्स साक्षी मलिक और सत्यव्रत कादियां, कि जो उस दिन की घटना थी वो प्रीमीडिएटेड थी, कोई सुनियोजित थी कि भाई वो इस तरह की कोई घटना करेंगे और पुलिस उनके ऊपर कुछ एक्शन लेगी और वहाँ पे बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि वो इस बात को ये डिनाई कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि दबाव इतना ज़्यादा था कि वो जब संसद के उद्घाटन वाले दिन की घटना के बाद में बहुत आहत महसूस कर रहे थे, उनके ऊपर उल्टा केस हो गया और वो इतने निराश होने लगे कि मेडल को बहाने गंगा जी में जाने के लिए जब वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पे वो एक तंत्र नाम का इस्तेमाल करते हैं। वो तंत्र कौन है? वो तंत्र बेहतर तो वही बता पाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि जो तंत्र है, तंत्र का कोई एक व्यक्ति वहाँ पर भी उनको फॉलो कर रहा था और वहाँ पर वो जो बजरंग पूनिया हैं, पहलवान जो लड़ाई में साथ रहे हैं हमेशा से, बजरंग पूनिया, उनका हाथ पकड़कर वो ले गया और वहाँ पे उसने कई लोगों से बात कराई, कई नेताओं से बात कराई और बजरंग पूनिया के मार्फत उनको, पहलवानों को ये आश्वासन दिया गया कि आपकी बात सुनी जा रही है, कार्रवाई हो रही है, आप ये मेडल गंगा में मत बहाइए। और इस बीच में उन्होंने एक बहुत ही संगीन बात कही और वो ये कह रहे हैं कि बाद में उस तंत्र के और लोग भी
बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए 7 बजे तक, और हालत ये हो गई कि अगर वो गंगा जी में वो अपने मेडल बहा देते तो वहाँ हिंसा भी हो सकती थी। इतने संगीन आरोप। ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से दबाव पहलवानों के ऊपर बनाया गया। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि बहुत सारी खाप हैं जो नाराज़ दिखती हैं अब, लेकिन वो सबका शुक्रगुजार हैं, वो सबको धन्यवाद दे रहे हैं कि इस लड़ाई में वो उनके साथ थे। ख़ास करके उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा जो राकेश टिकैत का है, जो चंद्रशेखर हैं, उनको धन्यवाद दिया है, कुछ और लोगों को धन्यवाद दिया है इस वीडियो में। लेकिन बबीता फोगाट ने उस पर जो टिप्पणी की है वो मैं आपको बताऊंगा। पर सबसे पहले मैं आपको साक्षी मलिक का वो बयान आपको दिखाता हूं जो बबीता फोगाट के बयान के बाद आया। वो क्या कहते हैं, वीडियो में हमने तीरथ राणा और बबीता फोगाट पर तंज कसा था कि कैसे वे अपने स्वार्थ के लिए पहलवानों का इस्तेमाल करना चाह रहे थे और कैसे पहलवानों पर जब विपदा पड़ी तो वे जाकर सरकार की गोद में बैठ गए। हम मुसीबत में ज़रूर हैं, लेकिन हाथ से बोध इतना कमज़ोर नहीं हो जाना चाहिए कि ताकतवर को काटी चुटकी पर आप हंस भी ना पाएँ। तो साफ साफ उनका कहना है कि जो कमेटी बनी इन लोगों के कहने पर, संभवतः वो बबीता फोगाट और तीरथ राणा के बारे में बात कर रहे हैं, वो कमेटी एक तरह से वो निष्पक्ष नहीं थी और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ जो पहलवान अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, ये वो कहना चाहते हैं। अब बबीता फोगाट ने क्या लिखा, जब ये 11 मिनट का जो इंटरव्यू इन्होंने पोस्ट किया उसके बारे में बबीता फोगाट का मैं आपको बयान सुनाता हूँ। मैंने आपको पहले से ही तीरथ राणा का जो मेरी बात हुई वो मैंने आपको पहले ही सुनाया। तो बबीता फोगाट की कहानी उनकी ज़ुबानी सुन लेते हैं। तो बबीता फोगाट का जो लेटेस्ट बयान आया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर मैं आपको ब्रजभूषण की FIR का वो पार्ट सुनाऊंगा जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि बचना बहुत मुश्किल है। बबीता फोगाट ने जो वीडियो पोस्ट किया है उसके एवज में क्या लिखा है, मैं बिल्कुल वर्बेटिम सुनाता हूँ। एक कहावत है कि ज़िंदगी भर के लिए आपके माथे पर कलंक की निशानी पड़ जाए। बात ऐसी ना कहो दोस्त कि कह के फिर छिपानी पड़ जाए। मुझे कल बड़ा दुख भी हुआ और हंसी भी आई जब मैं अपनी छोटी बहन और उनके पतिदेव का वीडियो देख रही थी। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो अनुमति का कागज़ छोटी बहन दिखा रही थी उस पर कहीं भी मेरे हस्ताक्षर या मेरी सहमति का कोई प्रमाण नहीं है और ना ही दूर दूर तक इससे मेरा कोई लेना देना है। मैं पहले दिन से कहती रही हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी एवं देश की न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखिए, सत्य अवश्य सामने आएगा। एक महिला खिलाड़ी होने के नाते मैं सदैव देश के सभी खिलाड़ियों के साथ हूँ और सदैव साथ रहूँगी। परंतु मैं धरने प्रदर्शन की शुरुआत से इस चीज़ के पक्ष में नहीं थी। मैंने बार बार सभी पहलवानों से ये कहा कि आप माननीय प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी से मिलो, समाधान वहीं से होगा। लेकिन समाधान दीपक हुड्डा को उन्होंने टैग किया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को टैग किया और प्रियंका गांधी को टैग किया। उसके बाद वो कह रहे हैं वह उसके साथ आ रहे उन लोगों द्वारा दिख रहा था जो खुद बलात्कारी एवं अन्य मुकदमे के दोषी हैं। लेकिन देश की जनता अब इन विपक्ष के चेहरों को पहचान चुकी है। अब देश के सामने आकर उन्हें उन सभी जवानों, किसानों और महिला पहलवानों की बातों का जवाब देना चाहिए जिनकी भावनाओं की आग में इन्होंने अपनी राजनीति की रोटी सेकने का काम किया। जो महिला खिलाड़ी धरने पर साथ बैठे थे उनके विचारों को सभी पूर्वाग्रहों के साथ ऐसी दिशा दी जहाँ बस आपके राजनीतिक फ़ायदे दिख रहे थे। आज जब आपका ये वीडियो सबके सामने है उससे अब देश की जनता को समझ में आ जाएगा कि इस नए संसद भवन के उद्घाटन के पवित्र दिन आपका विरोध और राष्ट्र के लिए जीता हुआ मेडल गंगा में प्रवाहित करने की बात कितना देश को शर्मसार करने जैसा था। बहन, हो सकता है आप बादाम के आटे की रोटी खाते हैं, लेकिन गेहूं की तो मैं और मेरे देश की जनता ही खाती ही है। सब समझते हैं, देश की जनता समझ चुकी है कि आप कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। अब समय आ गया है कि आपको आपकी वास्तविक मंशा बता देनी चाहिए, क्योंकि अब जनता आपसे सवाल पूछ रही है। ये
बबीता फोगाट ने कहा, उसके एवज में मैंने आपको बताया कि तीरथ राणा ने क्या कहा था और साक्षी मलिक ने क्या तंज वाली बात लिखी। तो मैं समझता हूँ कि ये पहलवानों के द्वंद्व की बात है। इससे पहले मैं बजरंग पूनिया के 7 जून को संभवतः जो एक खाप पंचायत में उन्होंने बयान दिया था, उसमें उन्होंने ये खाप पंचायतों को रिक्वेस्ट की थी, खास करके जब वो गुरनाम सिंह की खाप पंचायत में गए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग कोई भी कॉल ना लें, कोई भी खाप पंचायत ना बुलाएं। जब भी हमें पंचायत बुलानी होगी तो हम खिलाड़ी खुद कॉल देंगे और पंचायत बुलाएंगे। हम आपके आभारी हैं, आप हमारी इस लड़ाई में साथ हैं, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन आप खुद कोई निर्णय ना लें। तो ये बात बजरंग पूनिया ने ज़रूर कही थी। तो ये सब दबाव की राजनीति है। ब्रजभूषण शरण सिंह एक बहुत ही रसूखदार पावरफुल सांसद होने के साथ साथ बहुत बड़ा शिक्षा माफिया भी है, हम सब जानते हैं। वो आरोप लगे हैं, लेकिन आरोपी कोई भी हो, कानून से बढ़ के नहीं हो सकता है। बहुत सारे केस और भी हैं सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो कमेटी बनाई उसके ऊपर भी खिलाड़ियों ने बहुत सारे सवाल उठाए, जैसा आप सब जानते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात, अब मैं आपको हिंदुस्तान टाइम्स के उस इंटरव्यू का एक छोटा सा टुकड़ा सुनाना चाहता हूं जो माइनर पहलवान के पिता ने दिया है हिंदुस्तान टाइम्स को, और मैं वर्बेटिम कोट कर रहा हूं। वो कहते हैं, he said he fabricated most of the allegations that made up the bulk of one of the 2 first information reports FIRs against Singh, but insisted that one of the incidents mentioned in the FIR where the 66-year-old parliamentarian allegedly made the minor complainant uncomfortable is true। वो कहते हैं कि 2 जो FIR है उसमें से एक जो FIR है जिसमें जो 66 साल के पार्लियामेंट्रियन के ने जो एक तरह से उनके खिलाफ जो कंप्लेनेंट ने कहा था और जो जिसकी वजह से वो कंप्लेनेंट जो हैं वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, वो एकदम सही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और उन्होंने दबाव की बात इसमें साफ साफ कही है इस इंटरव्यू में। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वो कह रहे हैं, but he claimed a third incident is true. The incident at Ranchi where Singh pressed her shoulder while getting a picture clicked did happen and the girl was uncomfortable. It was a case of good touch and bad touch, and such things are too tough to be proven in court. Barring this, every other statement on sexual harassment was fabricated, he added. ये हिंदुस्तान टाइम्स ने कोट किया है। अब आप जानना चाहेंगे कि रांची की वो घटना कौन सी है। मैं ना तो FIR का नंबर रिवील करूंगा, विक्टिम की आइडेंटिटी बिल्कुल प्रोटेक्ट करूंगा, और मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि उस माइनर बच्ची ने, उस माइनर रेसलर ने हमारे देश के लिए कौन सा मेडल जीता, क्योंकि उससे भी कहीं ना कहीं आपको इशारा मिल सकता है। लेकिन वो भी मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगा, और ये भी नहीं बताऊँगा कि किस कैटेगरी में वो मेडल जीता। लेकिन मैं आपको FIR का वो संगीन आरोपों वाला पोर्शन ज़रूर सुनाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। Pursuant to winning the medal, the accused, who is the president of Wrestling Federation of India, on the pretext of taking a picture with, so ये रांची की घटना का एक पोर्शन है जो इसमें उल्लेख किया गया है FIR में, जिसके बारे में कहा जा रहा है इंटरव्यू में। जो माइनर पहलवान है उसके पिता ने कहा है कि ये घटना सच है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये घटना कितनी ख़तरनाक है। मैं समझता हूँ बहुत ही शर्मनाक है। मैं कंटेंट बताना नहीं चाहता, लेकिन ये मजबूरी है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ऐसा कहा जा रहा है कि फाइनल रिपोर्ट लगा दी है, केस क्लोज हो जाएगा, पॉक्सो के जो चार्जेस हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पे वो हट जाएंगे। माइनर है या नहीं है, इसके लिए तो दिल्ली पुलिस को ऑसिफिकेशन टेस्ट करना चाहिए या जो दूसरे प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो करने चाहिए, और उसके आधार पे डिटरमाइन करना चाहिए कि जब ये घटना रांची की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सच है, जो नाबालिग के पिता हैं वो कह रहे हैं, बाकी आरोप वो कह रहे हैं फैब्रिकेटेड हैं। अगर मैं हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट पर यकीन करूं तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान टाइम्स बहुत बड़ा पेपर है, उन्होंने अगर ये ख़बर छापी है तो जाहिर सी बात है कि रांची का एपिसोड अगर सच है तो ब्रजभूषण शरण सिंह की मंशा, उसकी पर्सनालिटी, उसकी शख्सियत के बारे में आप सोच सकते हैं, क्योंकि ये आरोप तो ज़रा से हैं, बूंद भर हैं। बाकी जो FIR, ये 5 पेज की FIR है
और जो दूसरी एफआईआर है ये 15 पेज की एफआईआर है, जिसमें बाकी महिला पहलवानों के कलेक्टिव आरोप लगे हैं एक ही एफआईआर में। मैं समझता हूँ कि एक रसूखदार सांसद को बचाने में सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और जैसा हम सब जानते हैं कि पॉक्सो के केस जब लगता है, एफआईआर होती है, तो आरोपी को तुरंत अरेस्ट किया जाता है। ऐसा सभी कानूनविद कह रहे हैं, बड़े बड़े एडवोकेट्स कह रहे हैं। और यहाँ इस केस में लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि दो तरह के कानून थे। एक सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए अलग कानून था और बाकी दूसरी जनता के लिए, जो दूसरे आरोपी हैं, उनके लिए अलग कानून था। इसीलिए सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो एक्ट में भी एफआईआर होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद पहले तो एफआईआर हुई और उसके बावजूद भी उसको अरेस्ट नहीं किया गया। हम सब जानते हैं कि कैसे ये इसीलिए प्रावधान है पॉक्सो में कि आरोपी विक्टिम को या चश्मदीदों को न डरा पाए, धमका पाए और अपना बयान या अपना आरोप वापस लेने के लिए बाध्य ना कर पाए। इसी वजह से उसका अरेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। अब कानून, अब न्यायालय किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को, ये देखना होगा। क्या वो बच्ची को, माइनर जो कह रहे हैं कि वो नहीं है, बालिग है, क्या वो ऐसे ही दिल्ली पुलिस की फ़ाइनल रिपोर्ट को मान के उसको बंद कर देते हैं, या वो टेस्ट के लिए बोलते हैं, या फिर वो री इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलते हैं, या किसी और एजेंसी को जांच करने के लिए बोलते हैं, या फिर उस बच्ची को प्रोटेक्शन देते हैं, उसके पिता को प्रोटेक्शन देते हैं, फिनेंशियल एड देते हैं, जिससे कि इतने रसूखदार सांसद के खिलाफ सही मायनों में निष्पक्ष जांच हो पाए। अब दिल्ली पुलिस तो दिल्ली पुलिस है, उनके ऊपर कितने आरोप लगे, कितना दबाव था। जो कमेटी बनी उसके ऊपर भी कहा गया कि ये तो कमेटी ने पूरा का पूरा ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि एक दबाव की राजनीति बहुत शुरुआत से चली आ रही है। हम जो मीडिया रिपोर्ट्स देखते हैं, हम जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो महिला पहलवानों के बयान हैं, उनके आधार पे मैं समझता हूँ कि न्याय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्याय जब मिलता है तो देश में कानून व्यवस्था दुरुस्त होती है, लोगों का विश्वास बढ़ता है कानून पर। अब ये न्यायालय को तय करना है, क्योंकि हियरिंग जल्दी ही शुरू होगी मैं समझता हूँ। और चार्जशीट के आधार पे जो भी साक्ष्य जुटाए गए हैं, तथाकथित तौर पे ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ विदेशों से भी फुटेज मंगाई गई है और बहुत पुरानी फुटेज मंगाई गई है। तो आप सब जानते हैं कि सीसीटीवी के जो डीवीआर होता है, उसमें कितने दिन तक कोई रेस्टोरेंट या कोई भी संस्थान जहाँ पे कोई इवेंट हो रही है, वो कितने दिन तक रखेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक की रिकॉर्डिंग होती है। कई बार अगर आपकी हार्ड डिस्क बहुत बड़ी है तो 2 या 3 महीने तक की हो सकती है। मैं समझता हूँ 5-5 साल, 6-6 साल पुरानी इस तरह की रिकॉर्डिंग कहीं अवेलेबल नहीं होगी। आप सीडीआर की बात देख लीजिए, वो ख़ुद कहते हैं कि सीडीआर भी पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है। जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, जो अभी हालिया सीडीआर्स हैं, वो मिल पाई हैं, कॉल डेटा रिकॉर्ड जो हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि कोर्ट को भी ये समझना चाहिए कि जो विक्टिम्स हैं, पीड़ित हैं, उनकी बात अपने आप में काफ़ी है आरोपी को सज़ा देने के लिए, क्योंकि वो जाने माने पहलवान हैं, देश का नाम, देश का झंडा फहराने वाले पहलवान हैं, और उनकी कोई मोटिव्स नहीं है इसके अलावा। कोई अपने परिवार की बदनामी क्यों चाहेगा, अपनी बदनामी क्यों चाहेगा, अपने भाई बहन, अपने माता पिता या अपने हस्बैंड के बारे में कोई अपना चरित्र हनन पब्लिक में जाके क्यों करेगा। मैं समझता हूँ कानून इस बारे में ज़रूर सोचेगा और सिर्फ उनके बयानों के आधार पे ही सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न के आरोपी को कोर्ट को सज़ा देना चाहिए। सिर्फ बयान ही काफ़ी हैं। आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।